एक ही महिला का एक ही परिवार के कई भाइयों से शादी करना बाहर की दुनिया के लोगों को बेहद अजीब लग सकता है, लेकिन तिब्बत के कुछ इलाकों में ये कभी एक परंपरा हुआ करती थी। यहाँ मृत शरीरों को न जलाया जाता है और ना ही ज़मीन में दफनाया जाता है, बल्कि गिद्धों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। वही याक का गोबर इतना कीमत रखता है कि उसे सर्दियों के लिए खजाने की तरह संभाल कर रखा जाता है। तिब्बत की ये परंपराएं पहली नज़र में चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन इनके पीछे छिपी वजह इस कठोर जगह की सच्चाई को दिखाती है। नंबर 15, दुनिया की छत पर रोजमर्रा की जिंदगी। क्या आप ऐसी जगह रहने की कल्पना कर सकते हैं जहां महीनों तक नहाना भी मुश्किल हो जाए? तिब्बत में जिंदगी धरती के सबसे कठिन मौसमों में से एक के साथ तालमेल बिठाने पर टिकी हुई है। सोचिए, हर सुबह ऐसी जगह जाना जहां हवा इतनी पतली हो कि पानी तक अलग तरीके से उबलता हो। समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा तिब्बत दुनिया की छत कहलाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि वहाँ की सामान्य जिंदगी को देखकर होती है। दूर दराज के तिब्बत के गाँव में लोग आज भी घंटों तक बर्फीले पहाड़ी रास्तों पर चलकर सामान का व्यापार करना या मठों तक पहुँचने जाते हैं। बच्चे तेज ठंडी हवा के बीच खेलते हुए बड़े होते हैं, जबकि याक प्राचीन पत्थर के घरों के आसपास घूमते रहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि कई पर्यटक सिर दर्द, चक्कर और सांस फूलने जैसी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। लेकिन तिब्बती लोग बिना किसी परेशानी के भारी सामान लेकर पहाड़ चढ़ जाते हैं। और फिर आती है वहाँ की खामोशी। कई यात्री बताते हैं कि तिब्बत की शांति कभी कभी डरावनी लगती है। दूर दूर तक फैले विशाल पहाड़ और आधुनिक दुनिया के बहुत कम निशान। रात में आसमान इतना साफ दिखता है कि लगता है जैसे तारे धरती के बेहद करीब आ गए हो। लेकिन इस कठिन माहौल के अंदर एक ऐसी संस्कृति छिपी हुई है जो संघर्ष, अध्यात्म और उन परंपराओं पर बनी है जिन्हें आधुनिक दुनिया आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाती। नंबर 14, तिब्बत में याक का गोबर इतना कीमती क्यों है? जब लोग पहली बार तिब्बती घरों की दीवारों पर सूखता हुआ याक का गोबर देखते हैं तो अक्सर चौंक जाते हैं। लेकिन इस बर्फीली ज़मीन पर जहाँ पेड़ और जलाने की लकड़ी लगभग नहीं मिलती, वही चीज़ लोगों की ज़िंदगी बचाती है। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में गोबर को बेकार समझा जाता है, लेकिन तिब्बत में वही जीवन का सहारा बन जाता है। तिब्बती पहाड़ में पेड़ बहुत कम हैं, इसलिए जलाने के लिए लकड़ी मिलना बेहद मुश्किल होता है। सर्दियाँ इतनी कठोर होती है कि तापमान 0 से बहुत नीचे चला जाता है। ऐसे में लोगों को लगातार गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। सदियों पहले तिब्बतियों ने एक तरीका खोजा। सूखा हुआ याक का गोबर धीरे धीरे जलता है और खाना पकाने व घर को गर्म रखने के लिए काफ़ी गर्मी देता है। हाँ, तिब्बत में याक का गोबर सबसे ज़रूरी ईंधनों में से एक माना जाता है। अक्सर घरों की दीवारों पर गोबर को धूप में सुखाते हुए देख सकते हैं। बाहर से आए लोगों को ये अजीब या गंदा लग सकता है, लेकिन तिब्बत में इन्हीं सर्दियों के लिए जमा किए गए खजाने की तरह देखा जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि याक खुद तिब्बती जीवन का बेहद अहम हिस्सा है। वे दूध देते हैं, मक्खन देते हैं, ऊन देते हैं, सामान ढोते हैं, मांस देते हैं और ईंधन भी। एक अकेला याक पूरे परिवार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी संभाल सकता है और शायद इसी वजह से जो चीज़ दुनिया के बाकी हिस्सों में बेकार मानी जाती है, वही हिमालय की ऊंचाइयों में सबसे कीमती बन जाती है। नंबर 13, तिब्बत में एक महिला और कई पति। एक महिला और कई पति। बाहर की दुनिया के लिए ये बात बेहद अजीब लग सकती है, लेकिन तिब्बत के कुछ पारंपरिक समाजों में पॉलीएंड्री नाम की ये प्रथा पीढ़ियों तक मौजूद रही, जहां अक्सर एक ही परिवार के कई भाई एक महिला से शादी करते थे। पहली नज़र में लोग सोचते हैं कि ये किसी अजीब परंपरा या रिश्ते की वजह से होगा, लेकिन असली वजह कई ज़्यादा व्यवहारिक और कठिन थी। तिब्बत की ज़मीन पर खेती करना बेहद मुश्किल है। खेत छोटे होते हैं, संसाधन सीमित होते हैं और अगर हर पीढ़ी में ज़मीन भाइयों के बीच बांटी जाए तो परिवार का गुजारा करना लगभग असंभव हो सकता है।
इसीलिए कई परिवारों में भाई अलग अलग घर बसाने के बजाय साथ रहते थे और एक ही पत्नी साझा करते थे। इससे जमीन बंटती नहीं थी, परिवार एकजुट रहता था और कठिन परिस्थितियों में जीना थोड़ा आसान हो जाता था। कुछ परिवार तो ये भी मानते थे कि इससे भाइयों के बीच झगड़े और ईर्ष्या कम होती थी, क्योंकि सभी एक ही घर का हिस्सा बने रहते थे। आज ये प्रथा बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इसका इतिहास ये दिखाता है कि जब प्रकृति बेहद कठिन हो जाती है तो इंसानी समाज ऐसे तरीके अपनाता है जिसकी कल्पना बाहरी दुनिया शायद कभी भी ना कर पाए। नंबर 12, तिबेट का स्काई बरियल। तिबेट में मौत के बाद जो आता है वो पहली बार देखने वालों को गहराई से हिला सकता है, लेकिन इस परंपरा के पीछे जीवन, मृत्यु और प्रकृति को लेकर एक गहरा विश्वास छिपा हुआ है। कल्पना कीजिए, सुबह के समय एक शांत पहाड़ पर चढ़ना और वहाँ इंसानी शरीरों को गिद्धों के लिए खुला छोड़ दिया जाना। इसे स्काई बरियल कहा जाता है। दुनिया के कई लोगों के लिए ये बेहद डरावना लग सकता है, लेकिन तिब्बती बौद्ध धर्म में इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तिब्बती मानते हैं कि शरीर सिर्फ एक अस्थायी खोल है। इंसान की मौत के बाद आत्मा आगे बढ़ चुकी होती है। ऐसे में शरीर को पक्षियों को सौंपना प्रकृति को अंतिम दान देने जैसा माना जाता है। लेकिन इसके पीछे एक व्यवहारिक कारण भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तिबेट की ज़मीन अक्सर इतनी जमी हुई होती है कि कब्र खोदना बेहद मुश्किल हो जाता है। वही अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी बहुत कम मिलती है। इसलिए स्काई बरियल आध्यात्मिक होने के साथ साथ एक व्यवहारिक तरीका भी बन चुका है। इस पूरे समारोह को बेहद सम्मान और शांति के साथ किया जाता है। विशेष लोग शरीर को तैयार करते हैं, पास में भिक्षु प्रार्थनाएं पढ़ते हैं और फिर आसमान से गिद्धे नीचे उतरते हैं, जो बाहरी लोगों को डरा सकता है। ऐसा दृश्य वहाँ कई तिब्बतियों के लिए सामान्य माना जाता है। कुछ लोग तो इसे आत्मा के अगले जीवन की शांति यात्रा का प्रतीक भी मानते हैं। ये परंपरा याद दिलाती है कि तिब्बत में मौत को समाज से छिपाया नहीं जाता, बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा माना जाता है। नंबर 9, तिबेट में चाय उगती नहीं, फिर भी चाय के बिना जिंदगी अधूरी है। तिबेट का सबसे मशहूर पेय एक अजीब समस्या से जुड़ा हुआ है। यहाँ की ज़मीन और मौसम चाय उगाने के लिए सही नहीं है। फिर भी सदियों से चाय तिबेट की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। सुबह की चाय, मेहमानों के लिए चाय, यात्रा के दौरान चाय, यहाँ तक कि धार्मिक प्रार्थनाओं के समय भी चाय। तिबेट में लोग हर समय चाय पीते हैं, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि तिब्बत की ठंडी और ऊंची जलवायु में चाय के पौधे ठीक से उग ही नहीं सकते। तो फिर चाय यहाँ इतनी ज़रूरी कैसे बन गई? इसका जवाब सदियों पुराने खतरनाक व्यापारिक रास्तों में छिपा हुआ है। पहले व्यापारी चीन से दबाकर बनाई गई टी ब्रिक्स यानी चाय की ईंटें घोड़ों और याकों पर लादकर हिमालय के खतरनाक रास्तों से तिब्बत लाते थे। ये रास्ते इतने मुश्किल थे कि कई लोग सफ़र के दौरान अपनी जान तक गंवा देते थे। धीरे धीरे चाय इतनी कीमती बन गई कि कई जगहों पर इसे पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन तिबेट के चाय दुनिया की आम मीठी चाय जैसी बिल्कुल नहीं थी। पारंपरिक तिब्बती बटर टी में चाय की पत्तियों के साथ याक का मक्खन और नमक मिलाया जाता है। बाहर के लोगों को इसका स्वाद अजीब लग सकता है, थोड़ा तेलीय, नमकीन और भारी। कुछ पर्यटक तो इसे चाय से ज़्यादा सूप तक कहते हैं। लेकिन तिब्बत की कठोर ठंड में ये चाय सिर्फ स्वाद के लिए नहीं पी जाती। इसमें मौजूद फैट शरीर को गर्मी, ऊर्जा और पानी की कमी से बचाने में मदद करता है। एक और दिलचस्प बात, अगर कोई मेहमान चाय पीने से मना कर दे तो कई बार उसे असम्मान माना जा सकता है, क्योंकि तिबेट में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि सम्मान, भरोसे और अपनापन दिखाने का एक तरीका है। नंबर 8, तिबेट का खाना, मुश्किल हालत में जीने का तरीका। तिबेट में खाना सिर्फ स्वाद या लग्जरी के लिए नहीं होता। यहाँ का लगभग हर भोजन इंसानों को जीवित रखने के लिए बना हुआ है। इस ऊंचाई पर खेती करना बेहद मुश्किल है। मौसम कठोर होता है, खेती का समय बहुत छोटा होता है और कई फसलें यहाँ उग ही नहीं पाती। इसलिए तिब्बती भोजन उन्हीं चीज़ों के आसपास विकसित हुआ जो इस कठिन ज़मीन पर जीवित रह सकती थी। याक का मांस, जौ, मक्खन, चीज़, बार बार वही चीज़ें। तिब्बत के सबसे ज़रूरी खाने में से एक है
सांपा, ये भुने हुए जौ के आटे को बटर टी के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बाहर के लोगों को ये साधारण या बार बार एक जैसा लग सकता है, लेकिन तिब्बतियों के लिए ये जल्दी बनने वाला, पेट भरने वाला और ऊर्जा देने वाला भोजन है। याक का मांस भी यह बहुत आम है, क्योंकि याक उन जगहों पर भी जीवित रह सकते हैं जहां दूसरे जानवर नहीं रह पाते, और लगभग पूरे जानवर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तिब्बती खाने का एक हिस्सा और भी है जो बाहर के लोगों को तुरंत महसूस होता है, उसकी खुशबू। पारंपरिक तिब्बती रसोई अक्सर याक के गोबर से जलते आग के धुएं और बटर टी के तेज खुशबू से भरी रहती है। पर्यटकों को ये गंध भारी या अजीब लग सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यही खुशबू घर, परिवार और गर्माहट की याद दिलाती है। तिब्बत का खाना लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, उन्हें उस जगह को जीवित रखने के लिए बना है जहां प्रकृति हर दिन इंसानों की परीक्षा लेती है। नंबर 7, तिब्बत का हर मौसम एक नई दुनिया जैसा लगता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि तिब्बत घूमने का सिर्फ एक ही सही समय होता है, लेकिन सच ये है कि हर मौसम तिब्बत को पूरी तरह बदल देता है। सर्दियों में तिब्बत के बड़े हिस्से लगभग शांत हो जाते हैं। बर्फ पहाड़ी रास्तों को ढक लेती है, ठंडी हवाएं खाली मैदानों में चलती रहती है और तापमान बेहद खतरनाक स्तर तक गिर जाता है। कुछ दूर दराज गांव तो ऐसे लगते हैं जैसे दुनिया से पूरी तरह कट गए हों। फिर धीरे धीरे वसंत आता है, महीनों से जमी बर्फ के नीचे छिपी हरी घाटियां दिखाई देने लगती है। खानाबदोश परिवार अपने याकों के झुंडों को फिर से घास के मैदानों तक फेर ले जाने आते हैं। लेकिन गर्मियों में तिब्बत का दृश्य लगभग अवास्तविक लगने लगता है। कुछ ही महीनों पहले बंजर दिखने वाली जगहों पर अचानक रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। झीलों में नीला आसमान इतनी साफ झलकता है कि सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। इसी समय तीर्थयात्री लंबी यात्राएं करके पवित्र मठों तक पहुंचते हैं। त्योहारों में संगीत, घुड़दौड़ और धार्मिक समारोह पूरे माहौल को जीवंत बना देता है। और फिर आता है पतझड़। बर्फ से ढके पहाड़ों के नीचे सुनहरे खेत ऐसे दृश्य बनाते हैं जिन्हें कई यात्री जिंदगी भर नहीं भूल पाते। तिब्बत की सबसे खास बात यह है कि यहाँ प्रकृति लोगों की जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करती है। सड़कें बंद हो जाती है, गांव अलग थलग पड़ जाते हैं, मौसम और ऊंचाई के हिसाब से लोगों की पूरी दिनचर्या बदल जाती है। तिब्बत में मौसम सिर्फ मौसम नहीं होता, वे तय करते हैं कि लोग कैसे जिएंगे, सफ़र करेंगे, खाएंगे और बचेंगे। नंबर 6, बौद्ध धर्म, तिब्बत की जिंदगी की नींव। अगर तिब्बत को सच में समझना है तो सबसे पहले वहाँ के बौद्ध धर्मों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह धर्म सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, ये लोगों की पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। पहाड़ों पर लहराते प्रार्थना झंडे, प्राचीन मठ में मंत्र पढ़ते भिक्षु और तीर्थयात्री जो पवित्र मंदिरों तक पहुंचने के लिए हफ्तों और कभी-कभी महीनों तक की यात्रा करते हैं। कुछ लोग तो पूरी यात्रा के दौरान बार बार जमीन पर लेटकर प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। बाहर की दुनिया के लोगों को ये आध्यात्मिक समर्पण अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन तिब्बती बौद्ध धर्म सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं है, ये लोगों के सोचने का तरीका बदलता है। दुख, मृत्यु, दया, परिवार और रोजमर्रा की समस्याओं तक को देखने का नजरिया। कई तिब्बती मानते हैं कि जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है जो कर्म और पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। तिब्बत की सबसे दिलचस्प चीज़ों में से एक है प्रेयर व्हील। पर्यटक अक्सर बुजुर्ग तिब्बतियों को धीरे धीरे इन्हें घुमाते हुए देखते हैं, जबकि वे धीरे धीरे प्रार्थनाएं बोलते रहते हैं। मान्यता है कि प्रेयर व्हील घुमाने से आशीर्वाद और पवित्र मंत्र पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। सदियों तक मठ सिर्फ धार्मिक जगह नहीं थी, वे शिक्षा, दवा, कला और समाज का केंद्र भी रहे। दूर दराज पहाड़ी इलाकों में भिक्षु अक्सर समाज के सबसे पढ़े लिखे लोग माने जाते थे, और शायद सबसे रहस्यमयी विश्वास ये है कि कुछ महान आध्यात्मिक गुरु अपनी मृत्यु के बाद खुद चुन सकते थे कि उनका अगला जन्म कहाँ होगा। इसी विश्वास से पुनर्जन्म लेने वाले लामाओं की खोज शुरू हुई, जिनमें दलाई लामा भी शामिल है। तिब्बत में बौद्ध धर्म जिंदगी से अलग नहीं है, ये यहाँ पर खुद जिंदगी है।
नंबर 5, तिब्बती लोगों का सुपर ह्यूमन जीन। इतनी ऊंचाई पर जहां बहुत से पर्यटक सांस लेने में भी संघर्ष करते हैं, तिब्बती लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य तरीके से जीते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण उनके शरीर के अंदर मौजूद कुछ खास आनुवंशिक बदलाव हो सकते हैं। सालों तक वैज्ञानिक एक रहस्य से हैरान थे। आखिर तिब्बती लोग इतनी ऊंचाई पर कैसे जी लेते हैं, जबकि बाहरी लोग इतनी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ज़्यादातर पर्यटक तिब्बत में सरदर्द, चक्कर, उल्टी और कमजोरी जैसी समस्याओं से गुजरते हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। कुछ लोगों को तो तुरंत मेडिकल मदद की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तिब्बती लोग हजारों सालों में इन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल चुके हैं और उनका शरीर ऑक्सीजन का इस्तेमाल कई ज़्यादा कुशलता से करता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि कई तिब्बतियों में ऐसे खास जीन होते हैं जो शरीर को ऑक्सीजन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। एक खास जीन खून को ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा होने से रोकता है, वही समस्या जिससे ऊंचाई पर कई पर्वतारोहियों को खतरा होता है। नंबर 4, दुनिया का सबसे महंगा कुत्ता तिबेट से। पहली नज़र में ये कुत्ता कम और शेर ज़्यादा लगता है। बर्फीली तिब्बती पठार पर रहने वाला तिब्बती मास्टिफ कभी कभी लगभग $2 मिलियन तक में बेचा गया है, लेकिन इसकी असली अहमियत दौलत नहीं थी, बल्कि सुरक्षा और जीवन बचाने में थी। तिब्बती मास्टिफ दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमयी कुत्तों की नस्लों में से एक है। इसे पहले तिब्बती खानाबदोश और भिक्षु पालते थे ताकि ये मठों, पशुओं और पूरे गांव की रक्षा कर सके, भेड़ियों और हिम तेंदुओं से। दुनिया को सबसे ज़्यादा हैरानी इसकी कीमत ने दी। कुछ मामलों में चीन में अमीर लोगों ने एक एक कुत्ते के लिए करोड़ों रुपए तक दिए। एक मशहूर लाल रंग के तिब्बती मास्टिफ की बिक्री ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां तक बनाई। लोग इतने पैसे क्यों देते हैं? एक कारण है दुर्लभता और स्टेटस। अमीर वर्ग में इसे रखना ताकत और रुतबे का प्रतीक बन गया, लेकिन इसके पीछे एक पुरानी सच्चाई भी है। सदियों तक ये कुत्ते बेहद कठिन हालत में बचे रहे और पूरे समुदाय की रक्षा करते रहे। इनकी तेज़ और गहरी आवाज़ पूरे इलाके में डर पैदा कर देती थी। तिबेट में ये सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, ये जीवन की रक्षा करने वाला पहरेदार था। नंबर 3, दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे कैसे चलती है? तिबेट में रेलवे बनाना लगभग असंभव माना जाता था। ये इलाका बर्फीला है, भूकंप संभावित है और ऊंचाई इतनी ज़्यादा कि मजदूरों को ऑक्सीजन की कमी हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ ट्रेनें चलती है, और वो भी ऐसी ऊंचाई पर जहाँ कभी कभी बादलों के नीचे भी कठिन हालत होते हैं। किंगहाई तिब्बत रेलवे दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे मानी जाती है, जो 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों से गुजरती है। इस ट्रेन के अंदर एक खास सिस्टम होता है, ऑक्सीजन सप्लाई, ताकि यात्रियों को ऊंचाई की बीमारी न हो। कुछ खिड़कियां इस तरह से बनाई गई है कि वे तेज़ यूवी रेडिएशन से बचाव कर सके। इंजीनियरों ने ऐसे हिस्से भी बनाए हैं जहां परमेफ्रॉस्ट यानी कि जमी हुई ज़मीन के ऊपर ट्रैक बनाया गया है, ताकि गर्मी से ज़मीन पिघले नहीं। और सफ़र के दौरान दृश्य बिल्कुल अविश्वसनीय लगते हैं। खुले मैदान, जमी हुई झीलें, बर्फ से ढके पहाड़ और दूर दूर तक फैले खानाबदोश शिविर, सब कुछ किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत हैं, इस रेलवे ने तिबेट को पूरी तरह बदल दिया है। नंबर 2, कठिन हालात में भी तिब्बती लोग इतने शांत क्यों रहते हैं? दुनिया की सबसे कठिन जगहों में से एक होने के बावजूद तिबेट के लोग अक्सर बहुत शांत और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण उनकी जीवन को देखने की सोच में छिपा हुआ है। यहाँ सर्दियाँ बहुत कठोर होती है, ऑक्सीजन कम होती है, खेती मुश्किल होती है और कई इलाकों में महीनों तक अलगाव बना रहता है। फिर भी कई यात्री कहते हैं कि तिब्बत छोड़ते समय उन्हें एक ही बात सबसे ज़्यादा महसूस होती है, यहाँ के लोग बहुत शांत और संतुष्ट लगते हैं। इसका एक बड़ा कारण तिब्बती बौद्ध धर्म है, जो कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करने और अंदरूनी शांति पर जोर देता है। लोग बचपन से ही ये सीखते हैं कि कठिनाई जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है,
उससे हमेशा लड़ना ज़रूरी नहीं। लेकिन एक और कारण भी है, समुदाय। दूर दराज के गांव में लोग एक दूसरे पर बहुत निर्भर रहते हैं। परिवार, पड़ोसी, भिक्षु और खानाबदोश समूह सभी मिलकर मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। इसी वजह से यहाँ मजबूत सामाजिक रिश्ते बनते हैं। यहाँ मेहमानों का स्वागत अक्सर खाने, चाय और बातचीत के साथ किया जाता है। कई लोग हैरान रह जाते हैं कि कम सुविधाओं के बावजूद लोग इतने संतुष्ट कैसे दिखते हैं। शायद इसीलिए कि तिब्बत में खुशी हमेशा सिर्फ आराम या लग्जरी पर आधारित नहीं रही। नंबर 1, तिब्बत जाने से पहले क्या जानना जरूरी है। तिब्बत की यात्रा एक सामान्य छुट्टी जैसी नहीं होती। यहाँ जाने से पहले कई खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे परमिट, ऊंचाई की बीमारी और सख्त नियम। सबसे पहले बात आती है अनुमति की। विदेशी यात्रियों को अक्सर विशेष परमिट की ज़रूरत होती है और कुछ इलाके हालात के अनुसार प्रतिबंधित भी हो सकते हैं। लेकिन असली चुनौती है ऊंचाई। यहाँ तक कि स्वस्थ लोग भी अचानक पहुँचने पर बीमार पड़ सकते हैं। कई यात्रियों को ल्हासा जैसे शहरों में पहुँचने के लिए कुछ घंटों के अंदर सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी और थकान महसूस होती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पहले कुछ दिन आराम किया जाए और शरीर को धीरे धीरे अनुकूल होने दिया जाए। इसके बाद आती है संस्कृति। तिब्बत बहुत आध्यात्मिक जगह है, इसलिए मठों और मंदिरों में सम्मान दिखाना ज़रूरी होता है। कुछ धार्मिक चीज़ों को गलत तरीके से छूना या बिना अनुमति तस्वीर लेना स्थानीय लोगों को बुरा लग सकता है। मौसम भी अचानक बदल सकता है, कभी तेज़ धूप तो कभी अचानक बर्फीली हवाएं। यानी तिब्बत की यात्रा सिर्फ घूमने की नहीं, बल्कि समझने और तैयारी करने की यात्रा है।